हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये जो दिन है ये भी बीतेंगे। इस हौसले से इस लड़ाई को लड़ते जाना है, हमको हंसते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। इंडिया हंसते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। वो कैसे मेरे तेरी शान पे सदके, कोई दम है क्या तेरी धूल से भटके, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बागे मेरा, मैं तेरा परिंदा। अरे ते तीर देखण नूं ते सिर ते ताज देखण नूं, समाना रुक गया तेरा ओही अंदाज देखण नूं। ओ तेरा जरा ते फिर ओही जलवा दिखा अपना। ओ भाई तेरी चिट्ठी बुलाए, ये दुनिया छोड़ के आ जाए, खुदा आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। ओ भाई तेरे ख्वाब नहीं आए तो फिर बेकार जवानी है, बहाए खून तेरी खातिर जितना गंगा में पानी है। शान तेरी मगम खून देंगे वतन, हम लेंगे तेरा जिएंगे वतन। एक मौका पे हम मर मिटेंगे वतन, एक मौका पे हम मिटेंगे वतन। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर करेंगे के। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। कि तेरा नाम है साचा, मन मेरे आने पाचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान तेरी तू ही, जिन जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। बढ़ते जाना है आगे, बढ़ते जाना है। इंडिया हंसते जाना है, हमको अब हंसते जाना है। बढ़ते जाना है आगे, बढ़ते जाना है। आज़ादी के लिए संघर्ष किया और एक राष्ट्र के रूप में हमने जो अविश्वसनीय यात्रा की उस पर चिंतन करते हैं। इस विशेष दिन को मनाने के लिए एक साथ आते हुए हम सब इस स्वतंत्रता का सराहना करते उसका आनंद लेते हैं और अपने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित और आगे बढ़ाने के लिए अपने जिम्मेदारी को समझें। सभी से अनुरोध है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आए प्रांगण में एकत्रित हों। माना कि आज 15 अगस्त की छुट्टी है, ये वही 15 अगस्त है जिसका संघर्ष करके हमारे वीरों ने अपना बलिदान दिया और आज हमें इसकी छुट्टी ऑफिस में नसीब हो रही है। इसलिए इस प्रांगण में एकत्रित हों और स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाएं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, कोई आलस्य की बात नहीं है। प्लीज सब एकत्रित हों प्रांगण में और स्वतंत्रता दिवस को उल्लास के साथ मनाएं। हल 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 उनके बलिदान के लिए
धन्यवाद देते रहें जितना हम दे सकते हैं। आज हम इस आज़ादी का उपयोग कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हमारे हर श्वास में आज़ादी है, हर काम में आज़ादी है। इस आज़ादी के लिए बलिदान हुए सपूतों के लिए प्रांगण में एकत्रित होकर स्वतंत्रता दिवस का आनंद लें। उनका उत्साह दुगना रहेगा। तो प्लीज़ आएं, समय से एकत्रित हों, समय की कीमत को समझें। में हमारी सुरक्षा के लिए हर पल तैनात, आज मार्च पास्ट करने के लिए भी बिल्कुल तैयार। इनको हटाओ बीच में से हटाओ। कार्यक्रम शुरू करने की आज्ञा जाता हूँ श्रीमान। मार्च पास करते हुए हमारे गार्ड्स जी, गुलिया जी, कर्नल राकेश शर्मा जी, योग गुरु दाताराम जी और हमारे सीनियर सिटीजन को मैं बुलाना चाहूंगी फ्लैग होस्टिंग के लिए। सभी लोग फ्लैग होस्टिंग के लिए और राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलति तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे सब जय गाथा जन गण मंगल नायक
आंटी तुझे सलाम बाबा इथे खायचं ना चौहान मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने 1972 मार्च में इंडियन आर्मी में कमीशन प्राप्त किया। आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सोर्ड ऑफ ऑनर मिला। ये अवार्ड ऑल ओवर बेस्ट कैडेट को दिया जाता है। ये अवार्ड की शान और भी बढ़ गई जब ये इनको हमारे सैम बहादुर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के हाथों मिला। आपको अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। इनके कंधों पर जो सितारे हैं वो सिर्फ रैंक ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का गौरव है। हमारा सौभाग्य है कि जनरल चौहान हमारी ही सोसाइटी में रेसिडेंट हैं। आइए हम एक प्रेरणा स्रोत लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह चौहान का स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो सभी को 2 शब्द कहें। लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह चौहान। हमारे प्रेसिडेंट दादा अमिताभ दत्ता जी जो इतने ज़ोर शोर से इंटरेस्ट लेते हैं, राकेश शर्मा जी तथा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अन्य मेंबर्स, हमारे बुजुर्ग जो काफ़ी तादाद में यहाँ आए हुए हैं। मैं कर्नल तलवार को देख रहा हूँ जो 80 वर्ष से ऊपर हैं और बड़े गर्व के साथ उन्होंने अपने मेडल पहने हुए हैं और उन्होंने बहुत बढ़िया गोरखास की साइड कैप लगाई हुई है। माफ़ कीजिए मैं बाकियों के नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे बुजुर्ग बहुत हैं यहाँ। इसके अलावा हमारी माताएं हैं और इस सोसाइटी के मेंबर्स यहाँ पर हैं, बहनें हम यहाँ पर हैं और सबसे इम्पोर्टेंट और जो भारतवर्ष का भविष्य है वो हमारे बच्चे अपने साथ हैं। इन्हीं के शोल्डर्स पे आगे भारत तरक्की करेगा और तरक्की करता रहा है। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे। वो लोग इसकी वैल्यू जानते हैं जो हमारे से पुरानी जनरेशन थी। मेरा तो 1950 में जन्म हुआ है और भारतवर्ष 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन मुझे बहुत कुछ सुनने में आया था। हमारे लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें विभिन्न प्रकार के लोग थे, जिनमें फेमस थे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और इसके अलावा अहिंसा का रास्ता लेते हुए गांधी जी और अन्य लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। आपको मालूम होगा कि यूरोपियन नेशंस इतना ज़्यादा अत्याचार करते थे सब कॉन्टिनेंट्स पर और प्रांतों पे। जैसे अफ्रीका में 7 यूरोपियन नेशंस ने कॉलोनाइजेशन किया और स्लेव ट्रेड के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। स्पेन ने इंकाज पे साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा अत्याचार किया। यूरोपियंस में से इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ के जो लोकल एबोरिजिन्स थे उनको मार दिया। इसी प्रकार यूरोपियन नेशंस अमेरिका गए, रेड इंडियंस को मार दिया। तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने भी बहुत अत्याचार सहन किए हैं। अब ज़्यादा उसके बारे में विवरण करना ठीक नहीं होगा, तो अब मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए 1526 में बाबर मुग़ल एम्पायर की शुरुआत की थी उन्होंने, और 1707 में जो उनके 5th एम्परर थे औरंगज़ेब, उनकी मृत्यु हुई थी। तो इन 5 जो बादशाह रहे थे, इन्होंने भी बहुत भारतवर्ष पे अत्याचार किया। एज फार एज ईस्ट इंडिया कंपनी इज कंसर्न, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इनका नाम नहीं था। ये ट्रेडर्स बन के ये पहले साउथ ईस्ट एशिया गए थे। इनका मकसद था कि वहाँ पे ये मसाले की ट्रेड करें, कॉटन की ट्रेड करें और विभिन्न प्रकार की ट्रेड करें। लेकिन वहाँ पर तब पोर्चुगीज़ मौजूद थे, स्पेनियर्ड्स मौजूद थे, डच में मौजूद थे, तो उन्होंने इनकी दाल नहीं करने दी।
तो इसके बाद इन्होंने सोचा कि यहाँ से पैकअप करके कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके बाद वो भारतवर्ष आए। सबसे पहले वो सूरत पहुँचे। तो सूरत में यानी गुजरात में पोर्चुगीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट थे, उनकी बिजनेस चल रही थी। खैर फिर भी इन्होंने क्या किया कि ये तब जहांगीर एम्परर थे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1608 की। तो जहांगीर एम्परर थे, तो जहांगीर के पास ये लोग गए कि भाई हमें ट्रेडिंग राइट्स दे दी जाएं। लेकिन जो पोर्चुगीज़ थे वो इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे थे मुग़ल एम्पायर का कि इनको उन्होंने भगा दिया। तो फिर ये वहाँ से आए। उसके बाद ये गए मछलीपट्टम। मछलीपट्टम आज के आंध्रा में है। तो मछलीपट्टम का जो राजा था वो मुगल्स के नीचे नहीं था। तो मछलीपट्टम के राजा ने इनको पनाह दी, इनको ट्रेड के लिए एक्सेप्ट किया और ये वहाँ ट्रेड करने लगे। फिर वहाँ पे जब ये एस्टैब्लिश हो गए तो इनके दिमाग में आया क्यों ना हम पूरे भारत में ट्रेडिंग वगैरह शुरू करें। तो उसके बाद इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था और ये एक प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन जब मछलीपट्टम में और इन्होंने बंगाल में एस्टैब्लिश कर दिया अपने आप को। बंगाल उस ज़माने में ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार भी बंगाल में माना जाता था। उसके बाद ये गए, इन्होंने ब्रिटिश क्राउन से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे अंदर कुछ सरकारी प्रतिनिधि भी भेजें। तो एक वहाँ के ओहदेदार अधिकारी आए और भी लोग आए। फिर उनके साथ ये जहांगीर के पास दोबारा गए। अब ये जहांगीर के पास, ये बात है 1613 की। मैंने बताया था जहांगीर ने मना किया था, वो 1608 की बात थी। तो 1613 में जब ये गए तो इनको मालूम था कि ये मुगल्स जो हैं गिफ्ट्स वगैरह से खुश हो जाते हैं, तो बहुत सारी गिफ्ट्स ले गए और उन्होंने दी उनको। तो उन्होंने इनको इजाज़त दे दी कि आप एक बिजनेस एम्पायर अपना बंगाल में स्थापित कर लीजिए। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि 200 वर्ष और या 190 वर्ष अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आवश्यक है। खैर जब ये उसके बाद स्थापित हो गए तो फिर ये पॉलिटिक्स में डेल्व करने लग गए। फिर इन्होंने अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दी। हालांकि ये तब भी एक प्राइवेट कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इनको अंग्रेज शासन की शय थी जिसको क्राउन बोलते हैं। खैर फिर उसके बाद ये इतने लालची हो गए कि इन्होंने 1686 में औरंगजेब से लड़ाई मोल ले ली। तब औरंगजेब की आर्मी 4 लाख की हुआ करती थी और इनकी आर्मी जो थी वो कुछ थाउजेंड्स में थी। खैर ये हार गए। उसके बाद इन्होंने औरंगजेब के पैर पकड़े। रंग तो ये हाल बदलते थे, तो पैर पकड़े तो औरंगजेब उदारू हो गए। उनने जो इनकी फैक्ट्रीज कैप्चर की थी, इनको जो बैन किया था, वो सब इनको माफ़ कर दिया। जब माफ़ कर दिया तो ये दोबारा स्थापित हो गए। फिर 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके बाद इन्होंने अपना बोलबाला ज़्यादा शुरू कर दिया और औरंगजेब की डेथ के बाद जो बाकी उनके जो औलादें थी जो उनकी जगह रूल कर रहे थे, वो बड़े कमज़ोर हुआ करते थे। तो उनके जो जागीरदार थे, नवाब थे, उन्होंने खुद कंट्रोल लेना शुरू कर दिया और उनके साथ इन्होंने डील करना शुरू किया। तो टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। बैटल ऑफ प्लासी में इनके अंग्रेज़ों के साथ जो सिराजुद्दौला के ओपोनेंट्स थे वो थे। सिराजुद्दौला तब वहाँ राज कर रहा था। सिराजुद्दौला ने फ्रेंच की सपोर्ट ली, फ्रेंच का सपोर्ट लिया और 1757 में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद फिर सब बड़े कमज़ोर पड़ गए और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरह से भारतवर्ष में राज शुरू किया और एक्सपेंशन शुरू कर दी। फिर एक समय आया कि इन्होंने, देखिए जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ तब हमारे पास 565 प्रिंसिपैलिटीज़ थी, या आप कह लीजिए कि छोटी छोटी स्टेट्स थी। भारतवर्ष तब जुड़ा नहीं था, उसको जोड़ा बाद में सरदार पटेल में, जिसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। खैर तो इन्होंने कहना शुरू किया, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको
कि भाई तुम्हारी फलाने से लड़ाई है, तुम्हारी फलाने से लड़ाई है, तुम आर्मी क्यों मेंटेन करते हो, हम तुम्हारे लिए आर्मी मेंटेन करेंगे, तुम हमको कुछ पैसे दिया करो हर वर्ष। तो वो भोले भाले थे, वो मान गए इनकी बातें। फिर इन्होंने शुरू किया कि इन्होंने कहा भाई हर स्टेट में जो मुगल एम्पायर से बाहर थी उसमें हम एक रेजिडेंट रखेंगे, ब्रिटिश रेजिडेंट। इसीलिए कई जगहों पे आप जाएंगे, वहाँ पर एक रेजिडेंसी होती है जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंट रहता था, और ब्रिटिश रेजिडेंट का काम था कि वो नज़र रखे कि राजा कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन राजाओं को इन्होंने बोला था कि आप आर्मी मत रखने की आवश्यकता नहीं है, तो वो भी भोलेपन में मान गए। फिर एक लॉर्ड डलहौजी थे, वो आए, उन्होंने शुरू की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जिस किंगडम में मेल हेयर नहीं होता था, यानी मेल उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसको वो एनेक्स कर लेते थे। तो इस संदर्भ में इन्होंने एनेक्स किया, अपना सतारा को एनेक्स किया। एक उदयपुर करके स्टेट थी झारखंड में, जो उदयपुर राजस्थान में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और झांसी को एनेक्स किया। इसके अलावा 3-4 स्टेट्स और एनेक्स की। आपने वो फेमस पोएम सुनी होगी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खैर, तो इस तरह के अत्याचार ब्रिटिशर्स ने शुरू किए, और जिसको ये कैप्चर कर लेते थे, भाई ये तो अच्छा हुआ इन्होंने स्पीकर बदली नहीं किया। खैर, तो उसके बाद सन 57 की जब अपन बात करते हैं, दैट इज 1857, जिसको इंडियन म्यूटिनी भी कहा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। और आपने नाम सुना होगा मंगल पांडे का। मंगल पांडे ने मेरठ में विद्रोह किया था, क्योंकि जो कार्ट्रिजेस उनको दिए जाते थे उनमें गाय की चर्बी लगी रहती थी। एक तो उसको हाथ से हटाना पड़ता था, और उन कार्ट्रिजेस में, कारतूसों में क्लिप लगी रहती थी, वो क्लिप मुंह से ही हट सकती थी। तो उसने कहा भाई गाय तो हमारी माता है, इसकी चर्बी हम कैसे मुंह में लगाएं। खैर, उसके बाद कई जगह पे विद्रोह हुए, और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने फैसला किया कि भाई हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जगह कंट्रोल कर रही है, सब कुछ है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 1857 के बाद जो भारतवर्ष जो है वो ब्रिटिश क्राउन के नीचे आ गया, यानी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। खैर, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि लॉर्ड एटली जो थे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने फरवरी 1947 में फैसला किया कि भाई हम भारतवर्ष को आज़ाद कर देंगे। उसके कई कारण थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, और गांधी जी और हमारे जो दूसरे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो विभिन्न प्रकार की कार्रवाई वगैरह कर रहे थे। तो लॉर्ड एटली ने, और इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनको पैसे के मामले में, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के मामले में काफ़ी हानि हो चुकी थी, तो ये इंडिया में गवर्नेंस सस्टेन करने में परेशान हो रहे थे। तो उस टाइम पर लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारतवर्ष के वाइसरॉय थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि भाई जून 1948 में भारतवर्ष को आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने देखा कि भाई तब तक तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा, इतना ज़्यादा निकल जाएगा कि हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 15 अगस्त 47 चुना भारतवर्ष को आज़ाद करने के लिए। और 15 अगस्त उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट इसलिए थी कि 15 अगस्त 45 में जापान ने इन प्रिंसिपल सरेंडर करने के लिए ओके कर दिया था, हार मान ली थी। हालांकि सरेंडर सेरेमनी जो थी वो 2 सितंबर को हुई थी। खैर, तो भारतवर्ष आज़ाद होना था 15 अगस्त को, तो पाकिस्तान साइमल्टेनियसली आज़ाद नहीं हो सकता था, क्योंकि वाइसरॉय सिर्फ भारतवर्ष में प्रेजेंट हो सकते थे, वहाँ नहीं प्रेजेंट हो सकते थे। और यदि भारतवर्ष को पहले आज़ाद कर देते वो और उसके बाद पाकिस्तान जाते तो वो वाइसरॉय नहीं रहते। तो इसलिए उन्होंने 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ाद किया, 15 अगस्त को भारतवर्ष को आज़ाद किया, और उसके बाद वो गवर्नर जनरल बन गए। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को
देखिए अक्सर मैं जब साइकिलिंग वगैरह करता हूँ, मुझसे कुछ बुजुर्ग लोग मिलते हैं, कुछ और मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई जब ऑप सिंदूर हुआ तो क्यों नहीं हमने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, क्यों नहीं हमने डिस्ट्रक्शन ज़्यादा किया। देखिए ऐसा होता है डेमोक्रेसी के अंदर, देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल एम। जो पॉलिटिकल एम होता है, उस एम को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कई चीज़ें हैं। और मिलिट्री जो है दैट इज़ नॉर्मली द लास्ट रिजॉर्ट इन डिप्लोमेसी। जब आपका नेबर या आपके साथ जो खिलाफत कर रहा है डिप्लोमेसी के ज़रिए आपकी बात नहीं मानता है, तो आप डिप्लोमेसी में लास्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो है हमला करना या लड़ाई लड़ना। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए 71 की जब लड़ाई हुई तो पॉलिटिकल एम था कि उस वक्त बहुत सारे रेफ्यूजीज आ रहे थे उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान से, क्योंकि उनकी आर्मी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही थी। तो वो जो रेफ्यूजीज आ रहे थे उसकी वजह से हमारी बॉर्डर स्टेट्स बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ इनको बुलाया कि भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये जो इनकी है। तो पॉलिटिकल एम था टू सॉर्ट आउट दी रेफ्यूजी प्रॉब्लम। उसको जब ट्रांसलेट किया गया मिलिट्री एम में, तो मिलिट्री के अधिकारियों ने कहा कि भाई हम तभी तो इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं जब हम बांग्लादेश को कैप्चर कर लें। तो उसके बाद बांग्लादेश कैप्चर किया गया। तो आप ये समझिए कि पॉलिटिकल एम और मिलिट्री एम में फ़र्क होता है, और मिलिट्री एम तभी अप्लाई किया जाता है जब पॉलिटिकल डायरेक्शन मिल जाए। इसी प्रकार ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था कि भाई पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान के लिए ये जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं ये इनके लिए बहुत कॉस्टली हो जाए, और इनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पे हमला किया जाए। देखिए डिस्ट्रॉय तो आप नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं कर सकते कि ज़रूरी थोड़ी कि सिर्फ 2 ही जगह पे हो वो। हालांकि हमने 9 जगह पे हमला किया था 7 तारीख की रात को, तो उसमें 7 तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे और 2 जो थे वो पंजाब में थे, मुरीद के, और वो दूसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद बहावलपुर था। एनीवे, तो आपने उसके बाद इंडिया ने कहा भाई हमारा पॉलिटिकल एम अचीव हो गया है कि हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर दिया है, और पाकिस्तान को बता दिया कि भाई हम लड़ाई आगे नहीं ले जाना चाहते। लेकिन पाकिस्तान ने कहा भाई हम आप पे हमला करेंगे, तो उनने हमले किए। उनके जो मिसाइल्स आए उनको हमारे जो काउंटर मिसाइल इक्विपमेंट थे उन्होंने उनको तहस नहस कर दिया, और भारतवर्ष में कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर जब ऐसा हुआ तब भारतवर्ष ने डिसाइड किया कि हम इनको सबक सिखाएंगे। तो उसके बाद 11 जगह हमले हुए जिसमें एयरफील्ड्स डिस्ट्रॉय हुई, इनके जो ग्राउंड पे एयरक्राफ्ट थे वो डिस्ट्रॉय हुए। और जहाँ तक हमारे पॉलिटिशियंस का सवाल है, वो कहावत है कि यू मिस द वुड फॉर द ट्रीज। वो कहते हैं जी ये बताओ इंडिया के कितने हवाई जहाज गिरे। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज क्या हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया? हैव वी टोल्ड पाकिस्तान कि भाई ये तुम जो मचा रहे हो आतंक, इट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर यू, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्राइस इसके लिए पे करनी पड़ेगी। खैर, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीबडी, जो वो क्लेम करते हैं कि हमारे जहाज़ उन्होंने गिरा है, देखिए जब कोई जहाज़ गिरता है तो उसका जो रैकेज होता है 5-7 किलोमीटर में फैलता है। इसके अलावा पायलट इजेक्ट करता है, पायलट कहीं उतरता है, और ये सब रूरल एरियाज़ में होता है। और सबसे पहले हमारे विलेजर्स वहाँ जाते हैं, वो रैकेज के वीडियो बनाते हैं, पायलट के वीडियो बनाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो यदि उन्होंने हमारे डिस्ट्रॉय किए होते तो हमारे सामने कोई ना कोई सबूत आता। लेकिन कुछ लोग जो हमारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं, मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वो अननेसेसरली कह रहे हैं कि भाई ये बताओ हवाई जहाज कितने गिरे। तो जहाँ तक मेरी बातचीत हुई है एयरफोर्स वालों से, उनका कहना है कि भाई हमारे कोई हवाई जहाज नहीं गिरे, और हमने जो डिकॉय भेजे थे वो डिकॉयज उन्होंने गिराए हैं, उसकी वजह से वो छलांग मार रहे हैं। तो एक दफ़ा और मैं राजेंद्र जी का और हमारे जो सब यहाँ पर ओहदेदार हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये प्रोग्राम किया है, उसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सबको एक दफ़ा और अपने 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। जय हिंद। मैं
पहले, सबसे पहले ऑर्किड आइलैंड में योग इन्होंने ही शुरू किया था। गुरुग्राम जिले के मंत्री धन्यवाद सर। CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, माफ़ कीजिएगा अगर उच्चारण में थोड़ी गलत हो गई हो। वैसे उच्चारण इतना महत्व नहीं रखता जितना कि ये CPR का महत्व है। We have so many cases of sudden collapse happening around us, yet we are unaware of this life-saving measure. How, when, why? Let's learn this from Dr. Manish Mahajan, a very well-known neurophysician, rightly working with Sir Gangaram Hospital, if I am not mistaken. इनका कार्य क्षेत्र न्यूरो इम्यूनोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। लेट्स वेलकम डॉक्टर मनीष महाजन। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ मैडम, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, मैं सिर्फ मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं आपका यहाँ पे को रेजिडेंट हूँ। आज का जो विषय हमने यहाँ पे चूज़ किया इंडिपेंडेंस डे पे, वो सिर्फ इसलिए है कि आपने अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ पढ़ी होगी कि सडन कार्डियक अरेस्ट के कारण कई यंग लोग भी अपनी जो है जान खो रहे हैं। एक इंटरवेंशन जो कि इस सडन कार्डियक डेथ के अंदर इंटरवेंशन जो है वो लाइफ सेविंग हो सकती है, उसको डिपिक्ट करने के लिए, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये शुरुआत हमने अपनी सोसाइटी से की है आज, और इट कैन नॉट बी बेटर देन इंडिपेंडेंस डे। सो 3 मैसेजेस जो मैं अपनी सोसाइटी के रेजिडेंट्स को देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मेरा जो जॉब है वो ब्रेन हेल्थ है। सबसे पहले बॉडी की कंप्लीट हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पे जो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि वो जो पल होते हैं जिस टाइम पे आपका हार्ट बीट करना बंद कर देता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जहाँ पे ब्लड सप्लाई पहुँचनी चाहिए वो है ब्रेन, क्योंकि सबसे पहले उसके सेल्स डेथ होने शुरू हो जाते हैं। दे आर किल्ड, दे आर डेड इन सेकेंड्स। इसलिए निरंतर इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे किसी भी मेडिकल इंटरवेंशन की बात नहीं हो रही है, ये एक कॉमन मैन परफॉर्म कर सकता है। सो 3 बातें क्या हैं? पहली चीज़, हर बेहोशी ना तो दौरा होता है ना कार्डियक अरेस्ट होता है, वो सिंकोप माने फेंटिंग भी हो सकता है। बच्चे असेंबली में फेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? बिठाओ इसको, पानी पिलाओ, मुंह में ये उंगली डालो अगर दौरा है तो। प्लीज़ दीज आर डोंट्स, नहीं करना है। अगर देखिए कि वो फेंट हुआ है, पीला तो नहीं पड़ गया, अगर लूज है बॉडी, तो ये फेंटिंग एपिसोड हो सकता है। सबसे पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? आपको टैप करना है, रिस्पॉन्स चेक करना है किसी का। अगर नाम है, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट जेंडर या उससे आप बुलाइए उसको। अगर रिस्पॉन्स इमीडिएटली आ जाता है, प्लीज़ उसको बिठाइए नहीं, वो जो परफॉर्मेंस सभी से निवेदन है कि प्लीज अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए, प्लीज़ बैठ जाइए। बहुत एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो थोड़ा सा यहाँ ले आइए, इसको इधर ले आइए। अगर आपके सामने कोई फेंट हुआ है, देखिए सबसे पहला जो रिएक्शन होना चाहिए आपको उसका रिस्पांस चेक करने के बाद, अगर वो आंखें खोलता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो आपको उसकी टांगें ऊपर करनी है, ना कि उसको बिठाना है। ताकि फिर से क्या इंपॉर्टेंट है? ब्रेन, ब्लड सप्लाई कहाँ जाए? ब्रेन की तरफ। देन सेकंड, अगर वो दौरा है और हाथ पैर जकड़ गए और झटके आ रहे हैं, प्लीज़ उनके मुंह को खोलने की ज़बरदस्ती कोशिश मत कीजिए, रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, सराउंडिंग्स क्लियर कीजिए, एक साइड पे करवट दिलवा दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे अगर वॉमिट आता है, सलाइवा जो झाग के तौर पे निकल रहा है वो बाहर जाए, फेफड़े में ना जाए। प्लीज़ कुछ भी पिलाने की या मुंह में चम्मच, उंगली मत डालिए, आप वो कट जाएगी और एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। तीसरा जो आज का विषय सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई कोलैप्स होता है तो पहला रिस्पांस क्या करना है? सब एक साथ बोलेंगे, रिस्पांस चेकिंग। क्या बोलेंगे? यस। तो पहले आपने उनको टैप करना है, जगाने की कोशिश करनी है। ये एक तरीके का स्टिमुलस है।
दूसरा आपने क्या करना है, रिस्पॉन्स अगर नहीं आ रहा, पहला था रिस्पॉन्स आया, दूसरा है रिस्पॉन्स नहीं आया, आपने हेल्प के लिए बुलाना है। आप किसी ना किसी को, बाय स्टैंडर्ड्स अगर हैं, आप रिस्पॉन्ड बोलेंगे कि मेडिकल हेल्प, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, क्योंकि ये एक बेसिक लाइफ सपोर्ट है। हो सकता है उसको एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। आपका पर्पस है कि जब तक वो मेडिकल हेल्प नहीं पहुंचती, आप उस लाइफ को सस्टेन करें। ये पर्पस है बेसिक लाइफ सपोर्ट या मैडम CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का। ठीक है, तो सेकंड है कॉल फॉर हेल्प। क्या है, मुझे आवाज नहीं आई। फर्स्ट इज चेकिंग द रिस्पॉन्स, सेकंड इज कॉल फॉर हेल्प, थर्ड है CPR की टेक्निक। इसके अंदर हम नीचे क्यों करना चाह रहे थे कि अगर बेस्ट है कि अगर आप कहीं चेयर पे कोलैप्स हुआ है पर्सन, या कोई अगर हाइट पे है, तो ऐसी सरफेस पे है जहाँ पे आप उसके लेवल पे आ सकें। इसलिए हम ये करना चाह रहे थे। यहाँ पे आप ऊपर आ जाइए, है इतना स्ट्रॉन्ग, आइए। इस तरीके से आपको नील करना है, आपने घुटने के बल बैठना है, उनके लेवल पे आना है। आप अपना डोमिनेंट हैंड ढूंढेंगे और उसको यहाँ पे ऐसे इस सरफेस से, ये जो आपकी पाम का ये वाला सरफेस है, उससे आप निप्पल्स के लेवल पे सेंटर ऑफ द चेस्ट, जो ये चेस्ट बोन है, इसके ऊपर दूसरे हाथ से इंटरलॉक करके आप अपने एल्बोज को स्ट्रेट रखते हुए, कोई मूवमेंट कमर या यहाँ पे नहीं होगी। वो इसलिए है क्योंकि ये एक इंटेंसिव मूवमेंट होगी जिसमें 4 से 5 सेंटीमीटर का कंप्रेशन चाहिए। पर्पस क्या है, हार्ट का पंप करना ब्लड को, ताकि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन एटलीस्ट ब्रेन को ब्लड सप्लाई कॉन्स्टेंटली। तो आप कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। लोगों को ना हार्ट यहाँ लगता है, यहाँ पे वो प्रेस नहीं, इसीलिए मिडल में जो आपकी चेस्ट बोन है, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, वहाँ पे कंप्रेशंस देने हैं और एक लाइन ड्रॉ करनी है निप्पल्स के लेवल पे, और बिल्कुल सेंटर में वो कंप्रेशंस जाने चाहिए। सो आपका डोमिनेंट हैंड नीचे, दूसरे हाथ से इंटरलॉकिंग, कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे और 30 टाइम्स आपको 4 से 5 सेंटीमीटर कंप्रेशन करना है। ये करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, रिलीज करना है वो प्रेशर को, ताकि जो ब्लड सप्लाई आपने आगे भेजी है, हार्ट के दोनों काम होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले रिसीव करेगा, फिर आगे पंप करेगा, रिसीव करेगा, पंप करेगा। सो रिलीज भी करना उतना ही ज़रूरी है। ये कहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, शोल्डर से डायरेक्ट नीचे तक जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि जो पर्सन इसको कंडक्ट कर रहा है वो थके नहीं। 30 बार ऐसे कंप्रेशन के बाद, उससे पहले आपको जो चेक करना है, रिस्पॉन्स से पहले 10 सेकंड के लिए आपको पल्स चेक करनी है। ये जो ट्रेकिया है, जो आपकी विंड पाइप है, उससे साइड पे हाथ लेके जाएंगे तो ग्रूव है, लोग यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे करना है उसको। ये जो ग्रूव है, हड्डी, ये जो मसल है आपके यहाँ से ट्रेकिया के बाद यहाँ पे आ रही है, इस ग्रूव में आप पल्स चेक करेंगे। रिस्पॉन्स नहीं है, पल्स नहीं है, CPR इनिशिएट होगा इमीडिएटली। और कंप्रेशंस, 30 कंप्रेशंस के बाद या तो आपके पास अगर तो बैग या मास्क अवेलेबल है, या फिर आप माउथ टू माउथ 2 साइकिल ऑफ ब्रेथ देंगे। ये नेक को ऐसे एक्सटेंड करके, माने इसे पीछे को करके, ताकि एयरवे बिल्कुल खुल गया, सीधा लाइन में हो गया, और ये आपने दिया। ऐसा आप कितने साइकिल्स तक करेंगे? 30 + 2 कितने करेंगे? 5, 30 + 2 5 साइकिल्स, जिससे पहले आप दोबारा पल्स चेक करेंगे कि वो वापस तो नहीं आया। आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये एक सिंपल टेक्निक, जब तक ACLS की कोई भी सुविधा या नहीं आ जाती, इतनी लाइफ सेविंग और ब्रेन को सेविंग हो सकती है कि बहुत मायने रख सकती है। ये ना केवल हार्ट बीट वापस आ जाती है लोगों की कई बार, और जो थम्पिंग, ये किसी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो ACLS है वो इसके बाद तो सिर्फ या तो शॉक की अरेंजमेंट्स लेकर आएंगे या मेडिकेशन लेकर आएंगे। तो आपका ये जो रोल है CPR का, वो इसको पहचानिए, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस प्रोग्राम के बाद। ये मैनिक्विन रहेगा, आप एक बार दोबारा डेमो दे दें। स्टेप्स मैं बता रहा हूँ। पहला स्टेप चेक द रिस्पॉन्स, सेकेंड स्टेप कॉल फॉर हेल्प, थर्ड इज चेक द पल्स एंड देन स्टार्ट द CPR। बस
निरंतर करते रहना है जब तक कोई भी एडवांस सपोर्ट नहीं आ जाती। हेल्प इसलिए चाहिए क्योंकि एक इंसान 5 साइकिल से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता है। इट इज़ अ फोर्सफुल कंप्रेशन। तो आपको हेल्प के लिए बुलाना है ताकि, क्योंकि सीपीआर कंटिन्यू करना जरूरी है। आप थक गए और रुक गए, पर्पस डिसॉल्व हो गया। आप हीरो नहीं है वहाँ पे, आपका पर्पस एक ही है, लाइफ सेव करना और ब्रेन हेल्थ प्रिजर्व करना। थैंक यू। इतना ही सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेशन था जो आई थिंक किसी ना किसी के लिए शायद किसी दिन हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने बहुत जानकारी दी, बहुत जिन्होंने ये मेरा सहयोग दिया इस डेमोन्स्ट्रेशन में, और ये शेड में अवेलेबल रहेगा। 2 चीज़ें जो मैं और अनाउंस करना चाह रहा हूँ, 18th और 19th को हमारे रेजिडेंट्स के लिए दोनों दिन 30 कैंडिडेट्स के लिए हमने फ्री डायबिटिक रेटाइनोपैथी और जो न्यूरोपैथी स्क्रीनिंग की सुविधा रखी है। नंबर मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा दादा से कह के, उस पर आप बुक कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन फ्री है बट मस्ट है, क्योंकि वो जो रेटाइनोपैथी, जो डायबिटीज़ के डैमेज होता है बैक ऑफ द आई का जो पर्दा रहता है जिसको कहते हैं रेटिना, उसकी स्क्रीनिंग और न्यूरोपैथी की स्क्रीनिंग, ये सुविधा क्लिनिक पे रहेगी क्योंकि उसका सेटअप करना पड़ता है, वो यहाँ पे नहीं हो सकता। अदरवाइज़ मैं यहीं पे मैनेज करता हूँ उसको। तो 30 लोगों को हम एक दिन में अकोमोडेट कर सकते हैं। तो 2 दिन के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज करा है, वो भी ये हमारी ये टीम कर रही है। आई वुड लाइक टू थैंक गिरधारी एंड सुबह 10 से 2 के बीच में ये रहेगी। थैंक यू सो मच। अरे रोक दिया कर 2 मिनट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी दी। जो लोग अवेयर तो हैं सीपीआर के बारे में, लेकिन किस तरह से प्रॉपरली दिया जाना चाहिए वो आज आपने बताया है, जो काफ़ी मददगार है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ जा रहे हो? मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं आपसे इंतज़ार करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 लाइन ज़रूर गाएं। रहना चाहिए। सो बेसिकली 100 to 120 कंप्रेशंस जो है पर मिनट इज़ दी फ्रीक्वेंसी। सो दिट इज़ दी कंप्रेशन जो आपको कंटिन्यूसली देना है। वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई थिंक 30 कंप्रेशंस के बाद 2 साइकिल ब्रेथ की। सो दादा ने बोला है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक यू। किया है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, उसको आरंभ करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी भारत की बेटियां ग्रुप को, आए। दिखाया अपना बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नू। गले ते तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू। गले ते तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू। ज़माना रुक गया तेरा ओही अंदाज़ देखण नू। गले ते तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा है। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद
तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे बखर पर कंबदे सारे। छल्ला दिखते बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे बखर पर कंबदे सारे। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत अति सुंदर ताली। इतना बुलंद हो तारों को छूने तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के छूने तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को छूने तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के छूने तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को छूने तिरंगा। तालियों में कमी ना आए। ओ सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया। तेरे नाम जो कर जावा कम तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना। जो सीना तान के तू चल दे, उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी। सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना। सपने सच करने की तेरी बारी। सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो।
रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन की सलामी दे। सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर करेंगे। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद मान के हिंदुस्तान दे। सलाम सलाम अलैहि सलाम सलाम वंदे मातरम। सलाम सलाम अलैहि सलाम सलाम वंदे मातरम। हाँ ये ज़मीन आसमानों पे। बहुत अच्छे, बहुत ही ऊर्जा के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। इसी ऊर्जा के साथ हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस ग्रुप ये द फ्लैग बियरर्स को बुलाना चाहूंगी। फ्लैग बियरर्स, अंजलि रिक्वेस्ट। आपने जलपान नहीं किया, ये हमारा भविष्य है बच्चे। और 79वीं 79th इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं, तो जोरदार तालियां। वंदे 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 भारत माता की। और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, जरूर याद करूंगा आज उस हस्ती को जो चली गई पर पूरे शहर को सूना कर गई। ऐसे हमारे एक त्यागी जो जोर शोर से हर पल हर क्षण ऐसे मौकों का इंतजार करते रहते थे, अपना सर्वस्व न्यौछावर करते थे। ट्रिब्यूट्स टू हिम। And with you all, I take this opportunity to salute one of the most decorated generals most acclaimed and decorated general of Indian Army, General D.S. Chauhan, Colonel Talwar, Defense Officer, Colonel Talwar, Colonel Sharma, Brigadier Aneja, JCO, Brave, O.P. Hada. Salute to you all. We Orcadians salute you, and you are the reason why we are celebrating this day. You are the reason why we are so happy and independent. Thank you very much. We are lucky to have you with us in our society. It's a great pride, and your gracious presence has made this lustrous event more luminous, more lustrous, and so on so forth. रामायण में कहा गया है, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण नमे रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी। और जनरल साहब कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी। कर्नल साहब, आपसे बेहतर हम लोग इसको नहीं समझ सकते हैं कि आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, जब हम यहाँ घर पे सोते रहे, आप -40 डिग्री में रहे, आप 49 डिग्री पे रहे, तो डिफेंड दिस मदरलैंड। और आपको देख के मुझे वो कविता याद आती है हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है वो, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सैल्यूट यू सर। और ऐसे एक महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी, उन्होंने लिखा पुष्प की अभिलाषा। तो एक पुष्प की, आप जैसे सेनानियों को, आप जैसे वीरों को देख के कभी लड़ने तो नहीं जा सकता,
लेकिन अपने शब्दों से वो कुछ इजहार कर सकता है जिससे कि सारे युवा, सारे बच्चे भावनाओं से ओतप्रोत हो जाते हैं। तो पुष्प की अभिलाषा आपके सम्मुख प्रस्तुत है। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाओ, पुष्प बोल रहा है, अभिलाषा मन डिजायर, इच्छा। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के शीश पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इतराऊं। तो फिर क्या है पुष्प की अभिलाषा? पुष्प की अभिलाषा है जनरल साहब, कर्नल साहब, कि मुझे तोड़ देना है बनमाली और उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे आप जैसे वीराने। वंदे वंदे वंदे। और मैं जब 8वीं में पढ़ता था तो इन्हीं कविताओं से प्रभावित होते हुए मैंने एक छोटी सी रचना की थी, बस 2 मिनट है, छोटी सी लघु कविता है, वो सुनाए बिना मेरा मन मान नहीं रहा है। मैंने दादा से भी रिक्वेस्ट की, अबाउट टू फिनिश इट दादा, सॉरी, जस्ट 2 मिनट्स। रक्त का स्वर मेरी रचना थी बचपन की, रक्त का स्वर। स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पर चला झांकने वक्ष में मैं मां भारती का प्रतिबिंब। विराजमान मां भारती यहाँ, कहाँ? हृदय में विराजमान मां भारती यहाँ, लिए तिरंगा हाथ, करती तन मन आलोकित, करती तन मन आलोकित। हृदय की धक धक, सांसों की कलकल और धमनियों में बहते रुधिर की छलछल। रक्त मज्जा अस्थि और वसा का स्वर, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अब लाइनें सुनिएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। से सिंचित रंजित गुंजित पुलकित खिलकित झलकित झंझित धरामर और तारा मंडल। भारत माता की जय से सिंचित रंजित गुंजित पुलकित खिलकित झलकित धरामर और तारा मंडल। बार बार दिल यह गाए, हे माँ भारती हम तुम्हें शीश नवाए। जन्म इस धरा में एक नहीं अनेकों पाए, और हर जन्म में माता तेरे ही गुण गाए, तेरे ही गुण गाए, तेरे ही गुण गाए। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच। हमारे कल्चरल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जॉयफुल मूव से सुपर जूनियर ग्रुप। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज।
चलते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटे दिल के तार से इंडिया वाले, झीले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। सभी से अनुरोध है प्लीज बैठ जाएं। दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो, इतने शानदार जवान प्रदर्शन के लिए आप सभी का इतिहास का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ, सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी कह रहा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ, विज्ञान में किसान में हूँ, हर वीर में और जवान में हूँ, मैं सीमाओं का पहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव।
की है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। बहुत सुंदर प्रदर्शन। अब नेक्स्ट आ रहे हैं जॉयफुल मूव सीनियर। प्लीज गेट रेडी, प्लीज बी ऑन स्टेज। तांडव स्कूल ऑफ डांस। तैयार होते हैं। मैं शाम के बारे में कुछ के बाद 7 बजे से फैंसी ड्रेस थीम राधा कृष्णा, कल जन्माष्टमी है, उसके ऊपर राधा कृष्णा फैंसी ड्रेस ग्रुप्स हैं अप टू 3, 3 to 6, 6 to 9 and up to 12 years. And then dances also राधा कृष्णा थीम के ऊपर। आप लोग ऑन द स्पॉट आ सकते हैं। ओवर टू काव्य। जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु भारतम। विश्व प्रेम की बाढ़ चदरिया जगा भारत विश्व प्रेम की ओर चदरिया, विश्व प्रेम की ओर चदरिया, सच्चे स्वर में गाता है। एक सुरीली आशा लेकर सूरज नए उगाता है। जागा हुआ भारत है, जागा हुआ भारत है, जागा हुआ भारत है, जागा हुआ भारत है। श्वास मेरी प्राण मेरा तू ही मेरा मन, बस तू ही है प्रेम मेरा पहला और प्रथम। सुर अनेक स्वर अनेक एक है धड़कन, शब्द सारे भाव सारे हैं तुझे अर्पण। प्रेम का मृदंग रंग एकता का तू, युगों से एक छंद साधना का तू। तेरी शान तू महान, ज्योति तू किरण, पवन पवन गगन गगन करे तुझे नमन। जागर अमर भारत है एक, जागे उठो भारत सजो, हर जागृतो मम भारतो, गाधी इंडिया बगाए बिटो। जय तु भारत,
तुझे दोबारा। नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क है, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। मेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। दुश्मन की देखो जो फट लाउली। अरे बचने से धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क भंडारा, झिड़क झिड़क मल्हारी, धड़क धड़क भड़क धनी चटक मटक भटक धनी, दुश्मन की देखो जो फट लाउली। गले से लगा ले दोबारा, मेरा तुम्हारा कुसुम बने हमारा, मेरा तुम्हारा कुसुम बने हमारा। बहुत ही सुंदर नोट की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
आने पर बता देंगे। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों में भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन गिर आए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलं शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। सुजलां सुफलां मलयज शीतलं शस्य श्यामलां मातरं वन्दे 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 मातरं। पूर्वजों का एक आभार व्यक्त करने का तरीका है, उनको सम्मान देना, उनको कुछ मजेदार बातचीत और नोक-झोंक। ये लोग अपने सर के बाल क्यों कटवा रहे हैं? अरे एक नहीं दो नहीं बल्कि सब कटवा रहे हैं। क्या हो रहा है? पंडित जी ये सब क्या हो रहा है? ये लोग अपने सर के बाल क्यों कटवा रहे हैं? इसे श्राद्ध कहते हैं, इसमें पूर्वजों को पानी पिलाया जाता है।
नहीं होता। तो पंडित जी क्या उपाय है? तुम्हारे पिताजी जिंदा है? नहीं पंडित जी, उनकी तो मृत्यु हो गई। तो उनका हो सकता है। लगता है बुद्धू है, कुछ पैसे रख लेता हूँ। हाँ लेकिन पंडित जी मेरे को करना क्या है? कुछ नहीं जजमान, जो मंत्र मैं बोलूंगा वही तुम्हें बोलते रहना है। अच्छा बस इतना सा काम? ठीक है पंडित जी। तो चलो अपने घर ले चलो। हाँ हाँ चलिए। अरे पंडित जी, आपने कुछ बोला था कि जो जो आप बोलेंगे वही मेरे को बोलते रहना है। हाँ तो चलो अपने घर ले चलो। तो चलो अपने घर ले चलो। चलो चलो। लगता है यही तुम्हारा घर है। लगता है यही तुम्हारा घर है। हाँ हाँ यही तुम्हारा घर है। हाँ हाँ यही तुम्हारा घर तो है। जाओ अपने घर के भीतर जाओ, अपनी पत्नी से कहो कुछ पूरी कचौरी लाए, मिष्ठान लाए। तो जाओ अपने घर के भीतर जाओ, अपनी पत्नी से कहो कुछ पूरी कचौरी लाए, मिष्ठान लाए, पूजा सामग्री लाए। जजमान, पत्नी तुम्हारी है, घर तुम्हारा है। जजमान, घर तो तुम्हारा है, पत्नी तुम्हारी है। माना कि तुम आदर मान कर रहे हो, लेकिन घर तुम्हारा है, पत्नी तुम्हारी है। माना कि तुम आदर मान कर रहे हो, लेकिन घर तो तुम्हारा है, पत्नी तुम्हारी है। श्राद्ध कराना है? श्राद्ध कराना है। तो चलो यहीं बैठ जाओ। तो चलो यही बैठ जाओ। जाओ अपने घर के भीतर तो जाओ, अपनी पत्नी से तो कहो कि पूरी कचौरी लाए, मिष्ठान लाए। तो जाओ अपने घर के भीतर तो जाओ, अपनी पत्नी से कहो कुछ पूरी कचौरी लाए, मिष्ठान लाए। जजमान, जजमान, पीटना चाहता है क्या? पीटना चाहता है क्या? पिटना चाहता है क्या? अरे राम 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 राम। अरे राम क्या राम बोल रहे हो? राम राम। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी पत्नी को मेरी पत्नी बोल रहा है। तुम्हारी पत्नी को मेरी पत्नी बोल रहे हैं। रावण के मकसद, रावण के मकसद। डंडा लो। डंडा, डंडा का है, डंडा लो, डंडा का है, डंडा का है। अरे पंडित भाग जा, लड़ाई होने वाली है। अरे पंडित जी, साथ हो गया या भागना भी है? बहुत बढ़िया प्रस्तुति। किसने किसको बुद्धू बनाया या किसने किसको कितना इरिटेट किया, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, पर मज़ा वाकई बहुत आया। मतलब भारतीय योग संस्थान दुनिया में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। पहले ऑर्किड आइलैंड में 2 क्लासेस चला करती थी, आज इन्होंने इनके प्रयास से 3 क्लासेस हो गई हैं। इसके अलावा सुरेंद्र जी 5-6 योग क्लास ऑर्किड आइलैंड के बाहर भी चलाते हैं, इनको भी सुपरवाइजी और सेवा देते हैं। सुरेंद्र जी को भारतीय योग संस्थान ने कई बार इनकी निस्वार्थ और निष्काम सेवा के लिए मेडल और सर्टिफिकेट दिए हैं। हाल ही में हरियाणा के राज्य के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के लिए सुरेंद्र जी को सर्टिफिकेट और से सम्मानित किया है। तो मैं सुरेंद्र जी को बुलाना चाहूँगी स्टेज पर और उन्हें सम्मानित करने के लिए तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। तालियों से स्वागत कीजिए। निष्काम संस्थान के द्वारा किया जाता है, जिसमें इतने सालों से इन्होंने अपनी संपूर्ण डेडिकेशन के साथ तालियां बहुत धीमी हैं, तालियों से हम हंस जी को देता हूं कि जिन्होंने मेरे को योग के प्रति इंस्पायर किया। तो दाताराम जी के गाइडेंस में ही मैं अभी कार्य कर रहा हूं, परंतु हमारा उद्देश्य क्या है? कर्मयोगी बनना। फल की इच्छा नहीं है, किसी से नहीं हम लेते, भारतीय योग संस्थान देता है, लेता नहीं। तो कर्म योग ही मुझे अपने आप ही कभी कभी ऐसे मौके दे देता है, पर हमें
इच्छा नहीं है कोई भी, सिर्फ सेवा करना। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आर्किड आइलैंड के निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने योग के प्रति इतना उत्साह बनाया है कि हमारी इसी आइलैंड में ही इस पार्क के अंदर 3 योग क्लासेस चल रही हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दें एक बार फिर से, और आशा करता हूँ ये क्लासें आप चला करेंगी नियमित रूप से, और संख्या को बढ़ाना है आपने। आप योग के प्रति जागरूक हो जाइए। निःशुल्क क्लासें हैं, कोई चार्जेस नहीं है, और 1 घंटे का सिर्फ कार्यक्रम रहता है, 1 आवर। 1 घंटा अगर आप दिन में कर लेंगे योगाभ्यास, किसी टाइम में भी जो आपके टाइम सूट करते हैं, सुबह से 3 क्लासें चल रही हैं, तो किसी टाइम आ सकते हैं। और आपकी कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना मैट उठाइए, यहाँ पहुँच जाइए, और योग आपका अपने आप ही हम करा लेंगे आपसे। अगर नहीं भी जानते हैं योग करना, तो भी आपसे करा लिया गया है। ऐसे ही आपकी जानकारी के बता दूं, इस समय गुड़गांव ज़िले के अंदर 60 क्लासेस ज़्यादा हमारी बढ़ चुकी हैं, और 108 सेक्टर, 82 सेक्टर एरिया भी फैल चुका है। अभी हम इस तरफ सोना रोड की तरफ भी जा रहे हैं, 72 सेक्टर, और नियर बाई सोना के आसपास भी एक योग क्लास अभी शुरू हो चुकी है। तो ऐसा हमारा प्रयास है कि सभी जो है लोग योग करें और निरोगी रहें, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। जो स्वस्थ है वही दूसरों की सेवा कर सकता है, समाज की सेवा भी वही कर सकता है जो स्वस्थ है, मन से भी, तन से भी और विचारों से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ वो अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए। और सुंदर जी के बारे में क्या बताऊँ, जो बताऊँ वो भी कम है। वो एक नगीना है, वो एक नगीना है, वो एक नगीना है। थैंक यू। नजर आती है, सिर्फ देखना चाहिए हमको। आज हम जिनका सम्मान करने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर ना सिर्फ घर वालों को सचेत किया, बल्कि वहाँ पर निकला हुआ एक बड़ा सांप भी पकड़ा। सही सुरक्षा गार्ड, सही मायनों में सुरक्षा गार्ड श्री दीपक जी और वाइस प्रेसिडेंट श्री नवनीत जी कृपया स्टेज के समीप पधारें। आशी गर्ग प्लीज आते जाएं, जैसे जैसे नाम बुलाते जा रहे हैं। आशी गर्ग, अनन्या, गीता, चैताली, यूम, अर्पिता, अपराजिता, सॉरी, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। सर लोग कहाँ चले गए? सर गए, कोई बात नहीं है। आपने परफॉर्मेंस आपने दी थी, तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। मधु जी ने क्यों अवार्ड लिया? मधु जी साथ में खड़े हैं। फोटो की चोरी के अवार्ड पूछना पड़ेगा ईएनटी स्पेशलिस्ट के बारे में। बेटर, थैंक यू सो मच। जॉयफुल मूव्स, प्लीज रेडी हो जाइए। समायरा एंड दिव्यांशी यादव। कथक ग्रुप, एक ग्रुप बनवा अभी सामने। मैम, हाँ जी मैम, 1 मिनट, 1 सेकंड। ये अनवर और अंजलि ट्रॉफी नीचे करो प्लीज। Anwar sir and Anjali also deserves a trophy. Yes, of course, yes. जो बच्चे 2-2 ग्रुप में, there's no confusion at all. फेस से नीचे करो। हाँ, यस। निहान दत्ता, नेहन दत्ता।
भैया तालियां सभी अब लोग ही गायब हो गए हैं, तालियां तो बजाइए। पर काबू पाया, इनकी हिम्मत को नमन। हमारे निडर फायर फाइटर्स श्री सुभाष जी, श्री भूरेलाल जी, श्री अंकित जी और श्री दिलीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर साथ में मुझे एक बार हो जाने दो, एक बार हो दे देंगे। तांडव एकेडमी के कुछ बच्चे अभी भी स्टेज पर नहीं है, प्लीज आएं। सुनो कंग्रेचुलेशन। आप हाँ दो तो पकड़ ही लीजिए, दो तो पकड़ ही लीजिए। तांडव एकेडमी के कोई बच्चे आजो जल्दी से आओ। कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, यहाँ भी हो रही है। रवि गंगारी साहब यहाँ पे है? रवि गंगारी साहब चलिए ठीक है सर, फिर बात करते हैं। अरविंद यादव जी अवार्ड कलेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। उत्तम फास्ट फॉरवर्ड है, आपने नाम लिया और हाजिर। थोड़े से आगे आ जाके अब अवार्ड ले लें अपना। जिनको मिल चुका है अवार्ड वो भी स्टेज पे आ जाए फोटो के लिए प्लीज। अपना अवार्ड हाथ में लेकर के। ले सकते हैं ऑफिस से, वहीं से। हम आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपकी उपस्थिति और भागीदारी ने आज के कार्यक्रम को सचमुच यादगार बना दिया है। हमारे सभी कलाकारों, वक्ताओं और स्वयंसेवकों तथा विशेष धन्यवाद जिन्होंने हमारे कार्यक्रम की सफलता में योगदान दिया। अपने राष्ट्र की भावना का सम्मान करने और उत्सव का शानदार समापन करने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऑर्किड वासियों का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।